गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो रेगुलर करंट अफेयर्स, एग्जाम अपडेट्स और स्टडी मटेरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम 13 जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स देखेंगे जो चर्चा में बने हुए हैं। पहला प्रश्न है, बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन विदेश मंत्रियों की बैठक किस शहर में शुरू हुई? तो अभी इंडिया के नई दिल्ली में इसकी बैठक शुरू हुई है और 2 दिवसीय ये बैठक है। इसमें जो बिम्स्टेक ग्रुपिंग है इसमें टोटल आपके 7 सदस्य हैं। इन 7 सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की ये पूरी बैठक है। और बिम्स्टेक आपको पता होगा एक क्षेत्रीय समूह है जिसमें साउथ एशिया और इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया के 2 देश शामिल हैं, म्यांमार और थाईलैंड। इसके बारे में थोड़ा सा नीचे देखते हैं। अगर बिम्स्टेक की स्थापना की बात करें तो 6 जून 1997 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है। टोटल जो मेंबर है मैंने आपको बताया 7 हैं। 5 सदस्य देश दक्षिण एशिया के हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका। इसके अलावा जो दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं वो है म्यांमार और थाईलैंड। तो कहीं ना कहीं दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के बीच सामंजस्य बैठाने के लिए अच्छा ये ग्रुप है। अगर बात करें सेक्रेटरी जनरल या महासचिव की तो भारत के इंद्रमणि पांडे वर्तमान में इस ग्रुप के सेक्रेटरी जनरल है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा अभी ब्रिक्स की विदेश मंत्रियों की बैठक भी हुई है, वो हुई है रशिया में, उसको याद रखिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। निजनी नोवोगोरोड एक जगह है वहां पर, ठीक है, निजनी नोवोगोरोड, यहां पर यह बैठक हुई है अभी ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जुलाई 2024 में लॉन्च किए गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जो मेडिकल डिवाइस की जानकारी तक वैश्विक पहुंच प्रदान करता है? तो ये देखिए, जो मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये प्लेटफॉर्म अभी WHO ने लॉन्च किया है जो आपको विभिन्न चिकित्सा उपकरण या मेडिकल इक्विपमेंट्स के बारे में बताता है। अगर बात करें WHO की तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई है। 7 अप्रैल को ही हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे या विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। नीचे थोड़ा सा और इसके बारे में देख लेते हैं। गठन आप देखेंगे 7 अप्रैल 1948। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। जो पहले अध्यक्ष थे वो थे एंड्रीजा स्टैम्पर। महानिदेशक ट्रेडोस एडनॉम जो इथियोपिया के हैं। उप महानिदेशक सौम्या स्वामीनाथन जी हैं जो भारत की हैं। और टोटल मेंबर कंट्रीज हैं इसकी 194। किस बैंक ने साइबर धोखाधड़ी की बढ़ती संख्या के जवाब में अपने इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम और मोबाइल बैंकिंग सिस्टम के भीतर एक नया सुरक्षा फीचर सेफ्टी रिंग लॉन्च किया है? तो आपको लगातार पता है कि आजकल साइबर फ्रॉड की घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक ने अपने जो कस्टमर्स हैं उनको इस धोखाधड़ी से बचाने के लिए मोबाइल बैंकिंग सिस्टम और इंटरनेट बैंकिंग में एक नया फीचर लॉन्च किया है जिसका नाम है सेफ्टी रिंग। तो पंजाब नेशनल बैंक आप याद रखिएगा। कुछ और बीमा और बैंकिंग से संबंधित न्यूज जो चर्चा में है वो देख लेते हैं। LIC ने जीवन समर्थ की शुरुआत की जिसका उद्देश्य एजेंसी पारिस्थितिकी तंत्र को बदलना है। पेटीएम ने अपने मर्चेंट्स पार्टनर के लिए हेल्थ साथी योजना शुरू की है। ICICI बैंक ने भारतीय छात्रों के लिए सैफिरो फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया, तो यह भी इंपॉर्टेंट है। कृषि नेतृत्व सम्मेलन में किस कंपनी को प्रतिष्ठित CSR लीडरशिप अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ है? तो पारिजात इंडस्ट्रीज लिमिटेड को अभी प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या CSR लीडरशिप अवार्ड से नवाजा गया है। इसके अलावा कुछ और जो पुरस्कार अभी चर्चा में रहे हैं उसको देख लेते हैं। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनूर रोशनी नादर को मिला है। मैंने आपको बताया था बहुत पुराना अवार्ड है। 1802 में नेपोलियन बोनापार्टे, ठीक है, नेपोलियन का नाम सभी ने सुना होगा, नेपोलियन बोनापार्टे के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। इसके साथ साथ आपको पता होगा अभी रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको दिया गया है? नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। कल हमने कवर किया था, इसको भी याद रखिएगा, लगातार न्यूज में है। C नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार किसको मिला है? तमिल लेखक शिव शंकरी जी को दिया गया है। पहला K सरस्वती अम्मा पुरस्कार ये अभी P गीता जी को मिला है। इसके अलावा एक और अवार्ड इंपॉर्टेंट चर्चा में है, पेन पिंटर अवार्ड किसको मिला है? अरुंधति रॉय जी को, इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक अवार्ड और चर्चा में है, सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार किसको भी मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दिया गया है।
हाल ही में खबरों में रहा भोज वेटलैंड या भोज आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित एक आर्द्रभूमि है। देखिए न्यूज में क्यों है, ये अभी एक वर्तमान में रामसार स्थल है या रामसार साइट है, लेकिन अब क्या हो रहा है, इसके आसपास कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है जिससे इसको रामसार साइट्स की लिस्ट से हटाने की बात की जा रही है, क्योंकि इसका इकोलॉजिकल बैलेंस बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। तो अब जो भारत सरकार का नोडल मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो जलवायु परिवर्तन और वन मंत्रालय है, वो अब इसकी जांच करेगा। बात करें अगर रामसार साइट्स की, तो भारत में टोटल 82 रामसार साइट्स हैं और भारत ग्लोबल लेवल पर तीसरे स्थान पर है रामसार साइट्स में। पहला रैंक है यूनाइटेड किंगडम का, जिसके पास 175 रामसार स्थल हैं। सेकंड रैंक है मैक्सिको की, ठीक है, लगभग इनके पास 140 से ज्यादा रामसार स्थल हैं। तीसरे स्थान पर भारत और चाइना संयुक्त रूप से काबिज है। अगर भारत में राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु के पास सबसे ज्यादा 16 रामसार स्थल हैं। उत्तर प्रदेश के पास 10 रामसार स्थल हैं। उत्तर प्रदेश का सेकंड रैंक है पूरे भारत। रामसार कन्वेंशन की बात करें, रामसार कन्वेंशन सन 1971 में ईरान का एक शहर है रामसार, वहां पर साइन किया गया था। और ये किससे संबंधित है? आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। पूरी दुनिया के जितने वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस यानी अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां होती हैं, उसको रामसार साइट के रूप में या रामसार स्थल के रूप में डेजिग्नेट किया जाता है और इस लिस्ट में उसको इंक्लूड किया जाता है। तो ये भोज वेटलैंड भी एक रामसार स्थल है। और इसके अलावा देखिए अभी 2 नए रामसार स्थल इंडिया में घोषित किए गए हैं, नागी पक्षी अभयारण्य और नकटी। इन दोनों को याद रखिएगा, ये लेटेस्ट न्यूज है। नागी पक्षी अभयारण्य और नकटी अभयारण्य, इन दोनों को अभी रामसार स्थल घोषित किया गया है और ये बिहार में स्थित रामसार साइट्स है। इसको भी याद रखिएगा, करंट अफेयर से संबंधित है। बात करें विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे या विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन परिषद का 132वां सत्र कहां पर आयोजित किया गया? भारत ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये लंदन में ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। भारत के टी रामचंद्रन के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने लंदन में आईएमओ के परिषद के 132वें सेशन में अभी पार्टिसिपेट किया है। हाल ही में खबरों में रही नियाद नीलनार योजना किस राज्य से जुड़ी है? तो देखिए अभी जो हमारा 16th फाइनेंस कमीशन है, 16वां वित्त आयोग है, उसकी मीटिंग चल रही थी। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने यह कहा है कि सरकार को हमें कहीं ना कहीं हमारा जो स्पेशल ग्रांट है वो बढ़ाना चाहिए छत्तीसगढ़ राज्य का, ताकि जो ट्राइबल एरियाज हैं, जो जनजातीय क्षेत्र हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जनजातीय पॉपुलेशन काफी ज्यादा है और वहां पर कुछ जिले नक्सल प्रभावित भी हैं क्योंकि वो रेड कॉरिडोर का हिस्सा है। तो इन्होंने कहा है कि हमें कुछ स्पेशल ग्रांट्स आप इस नियाद नीलनार योजना के तहत दीजिए, ताकि जो वहां पर जनजातीय लोग हैं और नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां पर स्वास्थ्य, शिक्षा, इस जैसी बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाया जा सके, ठीक है। उन्होंने नियाद नीलनार योजना के माध्यम से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से विकास के प्रयासों पर प्रकाश डाला, जिसका उद्देश्य शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। तो अभी देखिए 16 फाइनेंस कमीशन की अभी जो रिकमेंडेशन है वो 15वें फाइनेंस कमीशन की जो संस्तुतियां हैं वो चल रही हैं, जो एनके सिंह सर की अध्यक्षता में बना हुआ था। अगला जो फाइनेंस कमीशन है वो अरविंद पनगड़िया, ठीक है, 16वें वित्त आयोग के जो चेयरपर्सन है वो अरविंद पनगड़िया सर हैं। अभी आपने देखा होगा जो फाइनेंस कमीशन है वो संवैधानिक बॉडी है, तो अनुच्छेद 280 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत इसका गठन किया जाता है। इसमें एक चेयरपर्सन होता है और 4 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और ये मेंबर्स सारे आपके, एक तो वो होता है जो जज बनने की क्वालिटी रखता है, बाकी 3 इसमें स्पेशली फाइनेंशियल मेंबर्स होते हैं। तो ये आप याद रखिए। संविधान हत्या दिवस किस दिन मनाया जाएगा? तो कल सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी की है। तो प्रतिवर्ष 25 जून को अब संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। ये वही साल है या वही दिन है जब 1975 में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था। आपातकाल की अगर बात करें तो आपातकाल के जो प्रोविजन है भारतीय संविधान में भाग 18 में, ठीक है, याद रखिएगा, ये मैचिंग में बहुत पूछता है। और आर्टिकल कौन कौन से हैं? आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक इमरजेंसी या आपातकाल के प्रोविजन भारतीय संविधान में है। अगर बात करें 3 टाइप की इमरजेंसी की बात भारत में की जाती है। एक होती है आपकी नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल के 3 आधार होते हैं, 3 आधार पर यह लगाया जा सकता है। पहला कौन सा होता है? आर्म्ड रिबेलियन
या सशस्त्र विद्रोह, ठीक है। दूसरा वॉर यानी युद्ध, और तीसरा एक्सटर्नल अग्रेशन यानी बाह्य आक्रमण। ये तीन आधार पर यह लगाया जा सकता है। देखिए पहले क्या था, पहले यहां पर आर्म्ड रिबेलियन की जगह दूसरा शब्द था संविधान में इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंस यानी आंतरिक अशांति। तो इंदिरा गांधी जी ने जो लगाया है आपातकाल वो आंतरिक अशांति के ऊपर ही लगाया था, लेकिन बाद में इस आंतरिक अशांति वाले शब्द को 44वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया है। अब इसकी जगह आर्म्ड रिबेलियन या सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया है। इसीलिए देखिए ये कहा जाता है कि जिस आधार पर 1975 में आपातकाल लगा था, अब उस आधार पर आपातकाल कभी नहीं लगेगा, क्योंकि वो शब्द ही संविधान में अब बदल दिया गया है। तो ये अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात की जाती है। 356 में स्टेट इमरजेंसी या दूसरे शब्दों में इसे बोला जाता है प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन। अगर राज्य में संवैधानिक संस्था फेल हो जाती है या संविधान के हिसाब से राज्य को गवर्न करना असंभव हो जाता है, तब वहां पर प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। और तीसरे तरह की इमरजेंसी होती है 360 अनुच्छेद के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल। अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है। तो ये फैक्ट देखिए सारे याद रखिएगा, यही प्रश्न घुमा फिराकर बार बार पूछता रहता है। कौन सा देश वायुसेना अभ्यास पिच ब्लैक 2024 की मेजबानी कर रहा है? तो देखिए बहुत बड़ा एक वायुसेना अभ्यास ऑस्ट्रेलिया जो आर्म फोर्सेस हैं वो इसको आयोजित करती हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया का एक इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है। भारतीय वायुसेना ने भी इसमें अभी पार्टिसिपेट किया है, इसलिए ये न्यूज में बना हुआ था। हाल ही में खबरों में रहा आनंद विवाह अधिनियम भारत में किस समुदाय के विवाह अनुष्ठानों को वैधानिक मान्यता प्रदान करता है? तो सिख समुदाय से संबंधित जो विवाह होते हैं उसको ये कहीं आपका लीगल एक तरह से बैकिंग देता है या वैधानिक मान्यता प्रदान करता है। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यानी जो नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन है, इसने आनंद विवाह अधिनियम के कार्यान्वयन पर चर्चा के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की जो सिख विवाह अनुष्ठानों को मान्यता देता है। तो देखिए ये याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न बनते रहते हैं कि ये अधिनियम किससे संबंधित है, ये एक्ट किससे संबंधित है। तो यही देखिए आज के हमारे टॉप 10 करंट अफेयर्स चर्चा में थे जो विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित थे। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी मैंने आपको बताए। अगर वो आपको पसंद आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पीडीएफ आपको शाम तक टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। धन्यवाद।